हो गया। देखो टाइट्रेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक। टाइट्रेशन में बताया था तुम लोगों को कि 3 तरह का टाइट्रेशन पढ़ना है। इसके पहले कुछ फार्मूला वगैरह पढ़ना है ना। तो फार्मूला क्या है जो भी जान लो। सबसे पहले तो ये जान लो कि मोलरिटी है ना, अगर दिया हुआ रहेगा तब पहले तो मिली मोल बराबर होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम जो रहेगा कौन चीज में, मिली मोल। अगर रहा मोलरिटी इंटू क्या, अच्छा सिर्फ मोल का फॉर्मूला रहेगा तो मोल इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ही होता है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो कौन चीज, लीटर। इसका फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक। ये फॉर्मूला हुआ, ये भी फॉर्मूला। हालांकि इसमें जो यूज होगा बताते हैं, ये यूज होता है, ठीक। अगला देखो, अगर मान लो कि तुमको बोल दिया नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला मोलरिटी इनटू क्या होता है, एन फैक्टर। मोलरिटी इनटू क्या, एन फैक्टर। अगर मान लो एन फैक्टर 1 रहेगा तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी इक्वल रहेगा। अगला ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, लिखा चुके हैं सब। अगला देखो फॉर्मूला जो होता है ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। कौन चीज में होता है, लीटर में। लेकिन मिली इक्विवेलेंट अगर बोल दिया तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ही होगा, लेकिन कौन चीज में होगा, मिलीलीटर। अच्छा एक बात तुम सोचो जरा सा कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हम लोग नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लिखे, अब नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख सकता है, नॉर्मलिटी को मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ये जो हुआ नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिखे, मोलरिटी इनटू क्या, एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम जो होगा लीटर में होगा। यहाँ भी तुम कर सकता मिली इक्विवेलेंट, तब मिली इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख सकता है, नॉर्मलिटी को वही मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर में इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। लेकिन ये जो वॉल्यूम होगा वो कौन सी, मिलीलीटर। ये फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखना। आया समझ में? तो यही सब का फार्मूला यूज होगा, समझ में आ रहा बात। अच्छा एक बात और बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट का और भी फार्मूला बताए थे कि अगर मान लो कि मोल दिया रहेगा तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर बताए थे कि मोल इनटू एन फैक्टर भी होता है, मोल इनटू क्या, एन फैक्टर भी होता है। हो गया। अगला देखो यही सब फार्मूला, फिर बीच में कोई कोई फार्मूला आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। देखो आएगा क्या, जितना पढ़ा है उससे ज्यादा फार्मूला आने उन्हें जाने रहा। अब मोलरिटी का फार्मूला हम लोग को बता चुके हैं, नॉर्मलिटी का फार्मूला बता चुके हैं। अब ध्यान से समझना पहले। अगला देखो, अब हम लोग जो सबसे पहला चीज, सबसे पहला कि तुमको हम बताए थे कि एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ेंगे। अब एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या है कि जब एसिड रिएक्शन करेगा बेस के साथ तो साल्ट प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये सब जानता है। अब मान लो एसिड का दिया रहेगा, बेस का निकालने के लिए कहेगा, बेस का दिया रहेगा, एसिड का निकालने कहेगा। तो इस केस में मिली इक्विवेलेंट एसिड का या डायरेक्ट ग्राम इक्विवेलेंट बताए थे तुम लोगों को कि ग्राम इक्विवेलेंट सबका क्या होता है, इक्वल होता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंसी। तो ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट क्या, बेस का। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहाँ से लगा लेंगे, नॉर्मलिटी इनटू। अब मान लो क्वेश्चन में मोलरिटी है तो एन फैक्टर लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट नॉर्मलिटी दिया हुआ तो नॉर्मलिटी लगा देंगे, लेकिन अगर मोलरिटी दिया हुआ तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सुनो पहले मेरा बात, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ रहे
तब फिर मिली इक्विवेलेंट बराबर करेंगे। अगर वॉल्यूम कौन सी में दिया रहे मिलीलीटर में, तब कौन सी लिखेंगे ना, ग्राम इक्विवेलेंट ना लिख के क्या लिखेंगे मिलीलीटर। हाँ, तो और करके यहाँ लिख देते हैं कि मिली इक्विवेलेंट एसिड का मिली इक्विवेलेंट बेस का। ये फॉर्मूला से बनाएंगे, यही है टाइट्रेशन का रूल। अगला समझना पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि मान लो कि ए से बना बी, ए से क्या बना बी, तो कोई दिक्कत नहीं, ए से बना बी, या यही कहानी है कि ए और बी रिएक्शन किया बना प्रोडक्ट। अब ए का दिया रहेगा, बी का निकालने के लिए कह देगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट इसका, ग्राम इक्विवेलेंट इसका। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है तो मिली इक्विवेलेंट इसका, मिली इक्विवेलेंट इसका इक्वल कर दोगे। समझ में आ रहा बा? अब ध्यान से सुनना, पहले एक बात और ध्यान से सोचो जरा सा कि ऐसा रहता है कि ए प्लस बी प्लस सी, अब बनाया प्रोडक्ट पी, तीनों का इक्वल होगा। ठीक, अब सुनो पहले, मान लो कि ए नाम का कोई कंपोनेंट मिला दिए कंटेनर में, बी नाम का कोई कंपोनेंट मिला दिए, सी नाम का कोई कंपोनेंट, लेकिन तीनों का इक्वल तो तब होता जब तीनों आपस में रिएक्शन करता तब। मान लो कि ए बी से रिएक्शन नहीं करता है लेकिन बर्तन में मिला हुआ है। अब जैसे वाटर है, एक कंपोनेंट वाटर हो गया, मान लो कि उसमें सैंड मिला दिए, बालू मिला दिए, वो करेगा नहीं। मान लो कि चीनी मिला दी, तो चीनी तो पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा लेकिन सैंड करेगा नहीं। तो वैसा कहानी हम बता रहे हैं कि ए और बी, ए और क्या बी जो है आपस में मान के चलो कि रिएक्शन नहीं करता। ठीक, अब मान लो एसिड ई भी है, ई भी एसिड रहता तो एसिड एसिड रिएक्शन नहीं करता, तो एसिड तो बेस खोजेगा, बेस एसिड खोजेगा। तो सपोज करो कि क्वेश्चन उस समझ में आ जाएगा, न्यूमेरिकल जब दिया रहेगा तो पता चल जाएगा कि दोनों तो एसिड है तो रिएक्शन कैसे करेगा, दोनों बेस है तो रिएक्शन कैसे करेगा। तो अगर मान लो कि ए और बी रिएक्शन मान लो कि आपस में नहीं करता, ऐसे क्रॉस कर दिया, समझो रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन ए सी के माने सी जो है ए के साथ भी करता है और सी बी के साथ। मतलब इस केस में हम तुमको लिख दे रहे हैं नीचे स्टेटमेंट कि A and B do not react, but C react with both A and क्या बताओ B। देन तो इस केस में क्या होगा, अब आया भाई, तीन आदमी है, एक ऐसा आदमी है जो एक ऐसा कंपोनेंट है जो दोनों से रिएक्शन कर रहा है और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से नहीं कर रहा है। तो मान लो ये वाला, जैसे मान लो कि C जो है A से भी रिएक्शन किया और C B से भी किया, तो C का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट के सम के बराबर। माने ये अकेले ही दोनों से रिएक्शन कर रहा है तो इसका टोटल ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा इसके ग्राम इक्विवेलेंट दोनों का सम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में ग्राम इक्विवेलेंट C का जो होगा वो ग्राम इक्विवेलेंट A प्लस ग्राम इक्विवेलेंट B का। मान लो वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट ना लिखा, बार बार बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल जब हम बनाएंगे तो कभी मिली इक्विवेलेंट लिख देंगे, कभी ग्राम इक्विवेलेंट। तो तुमको समझना पड़ेगा कि ग्राम इक्विवेलेंट कब लिखेंगे, जब वॉल्यूम कौन सी में दिया रहेगा, लीटर में। अब बाकी नॉर्मलिटी मोलरिटी जो दिया रहे, नॉर्मलिटी दिया हुआ तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब मोलरिटी दिया रहेगा n फैक्टर से, तो इसमें भी करना है। तो यहाँ पे क्या, ये एकदम ध्यान रखना कि A ऐसा है, देखो इसको जो है इस तरह से भी दिया रहेगा, समझना पहले लिखो इसको, पहले लिखो इसको। देखो तो A और B और C, ठीक। अब समझ इसको ऐसे लिखा है कि A जो है C से रिएक्शन किया और B जो है C से रिएक्शन किया। तो तुम सोचो जरा सा, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, रिएक्शन तो ऐसे रहे। लेकिन A और B रिएक्शन नहीं, A और B रिएक्शन जो है नहीं करेगा, ठीक, नहीं करेगा रिएक्शन।
तो तुम समझना पहले इस केस में पहला के अनुसार सोचो, ग्राम इक्विवेलेंट सी का ग्राम इक्विवेलेंट ए का हो जाएगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट सी का, अब सोचो एक ही कंटेनर में है, तो जब एक ही कंटेनर में है तो जितना पार्ट इस सी इससे रिएक्शन किया तो सी का यहाँ पे जो पार्ट होगा वो रिमेन वाला पार्ट ना, या पहले सी ए से कर लेगा, बाकी बचा जो बी से, चाहे बी से पहले कर लेगा जो बाकी बचेगा। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट जो सी का होगा वो ग्राम इक्विवेलेंट ए अब प्लस ग्राम इक्विवेलेंट क्या बी के बराबर है। यही चीज यहाँ लिखा हुआ, बस हो गया, एसिड बेस टाइट्रेशन खत्म। क्वेश्चन बनाएंगे, देखो न्यूमेरिकल लिखते हैं। न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन समझना पहले बढ़िया से। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.05 मोलरिटी H2SO4 are required to neutralize the 300 milliliter of 0.1 molarity calcium hydroxide solution। समझना पहले, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ हाउ मेनी मिलीलीटर मैंने वॉल्यूम, भाई कहता हाउ मेनी वॉल्यूम मिलीलीटर 0.05 मिलीलीटर H2SO4 are required to neutralize the 300 milliliter of 0.1 molarity calcium hydroxide solution। तुम सोचो सल्फ्यूरिक एसिड है ये, तो सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन क्या बना नहीं बना उससे कोई लेना देना। जानते हैं कि एसिड और बेस रिएक्शन OH है तो बेस, सल्फ्यूरिक एसिड है तो साल्ट बनेगा, कैल्शियम और सल्फेट मिलकर कैल्शियम सल्फेट, H और OH मिलकर वाटर। तो खैर उससे कोई लेना देना नहीं। अब तुम सोचो इसका क्या क्या दिया हुआ, जो दिया हुआ लिखो, इसका क्या दिया हुआ मोलरिटी, जिसका जो दिया है 0.05 मोलरिटी दिया हुआ, इसका वॉल्यूम निकालेंगे हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ H2SO4, इसका वॉल्यूम निकालना है अपना लोगों को। इसका मोलरिटी कितना दिया हुआ है 0.1, वॉल्यूम भी दिया हुआ, अब वॉल्यूम भी दिया हुआ है 300 मिलीलीटर। तुम दिमाग लगाओ, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करोगे कि मिली इक्विवेलेंट इक्वल करोगे, बोलो मिली, क्योंकि वॉल्यूम कौन सी में दिया हुआ मिलीलीटर में, तो मिली इक्विवेलेंट इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट H2SO4 is equal to मिली इक्विवेलेंट CaOH का होल ट्वाइस। चलो मिली इक्विवेलेंट का फार्मूला अभी याद नहीं है तो नहीं बनेगा। मिली इक्विवेलेंट बराबर मोलरिटी, देखो मोलरिटी है ना, तब मोलरिटी है तब मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये किसका लिखे अपना लोग H2SO4 का, दिख रहा है ना। मिली इक्विवेलेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे लिखेंगे तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर क्योंकि नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक, इस पूरा किसका है बताओ, कैल्शियम। उतना टाइम नहीं है कि इसका है उसका, तुम समझो इधर इसका लिख रहे हैं इसका इधर लिख रहे हैं। अब समझ ले, मोलरिटी इसका दिया हुआ है एन फैक्टर H2SO4 का 2, एन फैक्टर जिसको ना मालूम टाइट्रेशन नहीं समझ में आएगा, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। चलो बताओ यहाँ पे मोलरिटी जल्दी से बोलो H2SO4 का 0.05 एन फैक्टर 2 वॉल्यूम मिलीलीटर में निकाल लेंगे इज इक्वल टू, बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताओ क्या क्या दिया हुआ 0.1 इंटू एन फैक्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का OH है 2 हो गया इंटू वॉल्यूम बताओ 300। सोल्व करो, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो ये इधर जाएगा 2 0 हो जाएगा, ये डिवाइड होगा ना 2 0 3005 से कितना मिलीलीटर आ गया, ये जो आया आंसर मतलब 600 मिलीलीटर इतना मिलीलीटर के द्वारा न्यूट्रलाइज होगा।
आया समझ में? तो ये केवल था कि ए और बी रिएक्शन किया एसिड और बेस, तो ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, लेकिन यहाँ वॉल्यूम मिलीलीटर में था तो मिली इक्विवेलेंट एसिड का इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट। और ये फार्मूला याद होना चाहिए। हम मान लो कि हम मोलरिटी की जगह नॉर्मलिटी रहता था, n into v कर देते कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, लिखते हैं हाउ मेनी मिलीलीटर या वॉल्यूम जो भी हो मोल दिया है, हाउ मेनी मोल, क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड should be added for complete neutralization of mixture 2 mole of H2C2O4 and 2 mole NaHC2O4 NaHC2O4। ध्यान समझना, यहां हम बना दे रहे हैं। देखो भाई क्वेश्चन में क्या करा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कितना मोल जरूरत, दिमाग में आना चाहिए। हम लोग कभी भी टाइट्रेशन का न्यूमेरिकल बनाते हैं, ये शुड बी एडेड, ऐड किया गया, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन किसका भाई, 2 मोल H2S ऑक्जेलिक एसिड और सोडियम बाई ऑक्जेलिक एसिड, जो भी बोलो है ना, तो ये है। तो इसके साथ और इसके साथ EVH है, EVH है, इसके साथ भी एसिडिक है, दोनों एसिड है, और ये क्या है बेस। तो ये अकेले ये दोनों को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। बेस अकेले ही दोनों को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो तुम सोचो जरा सा कि इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा ये दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट के सम के बराबर होगा। ये वाला केस नहीं, ये अकेले ही दोनों को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो करेगा या नहीं करेगा? तो अब सोचो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कहोगे सर हमको अभी आप बताए थे कि वॉल्यूम मिलीलीटर में रहेगा, तो मिली इक्विवेलेंट लगाना, तो यहाँ मोल दिया हुआ है तो ग्राम इक्विवेलेंट लगा देंगे। अगर मिली इक्विवेलेंट लगाते हो तो फिर मिली इक्विवेलेंट बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट गुना 1000, मिली का मतलब 1000। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मोल इनटू n फैक्टर, डायरेक्ट वही क्यों नहीं लगा दे? तो यहाँ पे समझना, पहले देखो कपड़ा ला दो वहां से मिटाने वाला, देखो तो यहाँ पे क्या करोगे कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ग्राम इक्विवेलेंट क्या करेंगे अपना लोग, इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं इसको, इस न्यूमेरिकल को, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो इक्वल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट H2C2O4 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट NaHC2O। ध्यान देना, इस मोल है ना, तुम दिमाग लगाओ, ग्राम इक्विवेलेंट होगा मोल इनटू। देखो टाइट्रेशन में बहुत सारे लोग बोलता है कि टाइट्रेशन बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, इसका न्यूमेरिकल बनता नहीं है। रियलिटी में बहुत बड़ा न्यूमेरिकल आएगा, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो हार्ड क्यों है जो भी बता देते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि तुमको कब कौन फार्मूला यूज करें। अब जैसे यहाँ मिली इक्विवेलेंट किए, वहां ग्राम इक्विवेलेंट कर रहे हैं। अब दिमाग स्टूडेंट का लगा कि सर कभी मिली इक्विवेलेंट करते हैं, कभी ग्राम इक्विवेलेंट करते हैं, समझ ही में नहीं आता है। तो सबसे पहला चीज तो दिमाग को कंसंट्रेट करके देख ले कि अगर वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, देखो नॉर्मलिटी और मोलरिटी अगर दिया हुआ उसके साथ वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मिली इक्विवेलेंट लगाना, और अगर मान लो कि यही वॉल्यूम लीटर में रहता तो फिर ग्राम इक्विवेलेंट लगाते। अब यहाँ मोल का बात कर रहा तो हम सोचेंगे कि मोल ज्यादा माने बड़ा ना हो न्यूमेरिकल, तो मोल निकालना है, तब रिलेशन तो सोचेंगे ना कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है। अगर तुम यहाँ मिली इक्विवेलेंट लगाते हो तो फिर मिली इक्विवेलेंट वाला सोचना पड़ेगा कि मोल किस में आएगा यूज, कौन ऐसा फॉर्मूला लगाए जिसमें कि मोल यूज हो जाए। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर अपना लोग जानते हैं कि मोल इनटू एन फैक्टर, ये हो जाएगा किसका,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, बाकी इन लोग का भी लिखेंगे मोल इंटू, क्योंकि इन लोग का भी देखो मोल दिया हुआ। कब क्या देके क्वेश्चन पूछेगा वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या सोच रहा है, क्या मैंने तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है या ना कर रहा है। तो यहाँ पे मोल इंटू एन फैक्टर, ये किसका लगाएंगे, ऑक्सैलिक एसिड, प्लस मोल इंटू एन फैक्टर, ये किसका, NaHC2O। ध्यान देना, इसका मोल क्वेश्चन में ना दिया है, लेकिन एन फैक्टर तो 2 होता है ना, तो मोल x मान लो, x इंटू 2 एन फैक्टर इज इक्वल टू, बताओ इसका मोल, इसका मोल दिया हुआ 2, एन फैक्टर भी कितना 2, तो 2 इंटू 2 प्लस, बोलो इसका भाई, इसका बोलो मोल 2 ही, एन फैक्टर एक एसिड, एक एच है तो एक, और ना है तो इसको पूरा तोड़ो, ये अलग आई अलग, तो सोडियम पे कितना प्लस 1, तो बताया था ना कि एन फैक्टर चार्ज के बराबर। तो यहाँ पे बताओ 2 तो हो गया मोल, और एक एन फैक्टर हो गया, तो 2 दूना 4 है, 2 कितना हो गया 6 आया 2, तो x बराबर हो गया 3 मोल। मतलब ये जो x था क्या माने थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोल, आंसर हो गया। तो ये तो बहुत आसान है, अभी और भी क्वेश्चन देखो बताते हैं। चलो इसको लिखो जल्दी से, लिखो, देखो समझा रहे हैं, समझना पहले, लाइन दिख रहा है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4, जस्ट अभी जो क्वेश्चन बनवाया, आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल FeC2O4। तुम सोचो जरा सा कि FeC2O4 ये जब भी टूटेगा तो Fe2 प्लस, ये जब भी रहता तो इस पे 2 निगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सैलिक एसिड का आयन है 2 माइनस। अब तुम सोचो जिस कंटेनर में ये रखा हुआ होगा उस कंटेनर में क्या मिलाया गया, काहे के लिए मिलाया गया भाई, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बताया था कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो KMnO4 किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अब तुमको समझना है कि देखो क्या लोग लगाता है, देखो दिमाग क्या लगाएगा, गलत मेथड क्या होता है, ऐसे लगा देगा कि ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 और ग्राम इक्विवेलेंट Fe2O4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट FeC2O4। मोल है, इसका मोल निकालना था, तो मोल आयन फैक्टर इसका जानता है ना, +5 है, ये +7 है, अब +7 से चला जाता है कहाँ, KMnO4 Mn2 प्लस में, तो Mn2 प्लस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस और ये 5 आएगा एन फैक्टर इसका, याद करना भैया ऐसे। देखो अगर ना समझ में आए तो Mn7 प्लस से चला जाएगा Mn2 प्लस में, याद करो बताए थे ये, तो 7 में से दोगे तो 5 नहीं हो जाएगा एन फैक्टर। और यहाँ बताओ इसका एन फैक्टर डायरेक्ट कितना 2 प्लस है, तो 2 बैठा दिया, आगुना मोल कितना है, तब मोल बराबर हो जाएगा 2 बाई कितना 5 हो जाएगा। आ रहा समझ में क्या बोले हैं, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझा। ये नहीं होगा, कारण क्या है जो भी समझना। देखो Fe2 प्लस ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस में बदल जाएगा। और ये ऑक्सीलेट आयन जो है ये भी ऑक्सीडाइज होके CO2 में बदल जाता है। अब यहाँ इसका बताओ एन फैक्टर इसका जो है Fe2 प्लस Fe3 प्लस में जाएगा, तो इसका एन फैक्टर जो होगा वो 1 हो जाएगा, 2 और 3 तो 3 माइनस। ये किसके प्रेजेंस में हो रहा पता है ना, KMnO4 और ये भी किसके प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंस में हो रहा। तो KMnO4 Fe2 प्लस को भी ऑक्सीडाइज किया और C2O4 माइनस को भी ऑक्सीडाइज किया। 99% व्यक्ति ऐसे ही बनाता है न्यूमेरिकल ये वाला, जबकि KMnO4 ऑक्सीडाइज करेगा तो इसमें जो ऑक्सीडाइज होने वाला है सबको ना कर देगा। अब इसको नहीं करता तो इसी के अनुसार बना देते। तो सोचो जरा सा कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट अगर निकालोगे, मतलब यहां लिख देते हैं कि KMnO4
ऑक्सीडाइज द Fe2 प्लस एंड C2O4। 2 minus तो चलो Fe2 प्लस का यहाँ पे हम n फैक्टर लिख देते हैं। चलो n फैक्टर बताओ जल्दी से। 3 माइनस 2 तो 1। यहाँ पे भी बताओ n फैक्टर 2 कैसे। देखो यहाँ 2 दूना 4 ना इसका। अरे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करोगे तब ना n फैक्टर। यहाँ बताओ 4 दूना 8। यहाँ कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए जोड़कर, तब +6, तब +3 ना। तब बताओ 3 है ये 4 है, तो 4 में से 3 गया, एक नंबर ऑफ कार्बन 2, तो 2 गुना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1, तो कितना है 2। n फैक्टर हम बहुत पढ़ा चुके हैं। अब n फैक्टर इसका 1 है, इसका n फैक्टर 2 है। अब तुम यहाँ n फैक्टर कितना बैठा दिया, 2 तो केवल बैठा दिया तुम, इसका मतलब इसके अनुसार इसका कहाँ बैठाया, आया समझ में। जबकि वो KMnO4 केवल क्या इसी को ऑक्सीडाइज कर रहा था कि इसको भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट के है, एक लाइन का न्यूमेरिकल, लेकिन दिमाग घुमा देगा। KMnO4 ये होगा ग्राम इक्विवेलेंट Fe2 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट C2O4। ये है ना कि ये। आप पता ग्राम इक्विवेलेंट इसका मोल इनटू n फैक्टर, मोल इनटू क्या, और ये KMnO4 हमेशा कौन सी में कन्वर्ट होगा, ना दिया, मीडियम नहीं दिया, तो बोले थे ना कि एसिडिक मीडियम यूज करना। मीडियम नहीं दिया रहता KMnO4 के लिए, तो हम बताए थे कि KMnO4 कन्वर्ट इनटू Mn2 प्लस। तो चलो बताओ भाई इसका n फैक्टर 5 मोल x, मोल कितना x। चलो इसका होता मोल, तो सुन पहले मोल एक, इसका क्या मोल दिया हुआ क्वेश्चन में, 1 मोल, पूरे कंपाउंड का है, इसका नहीं दिया हुआ। क्या मोल है, 1 मोल पूरा। तो मोल कंसेप्ट में चलो, एक फार्मूला लिखने का मतलब क्या होता है, 1 मोल पूरा। 1 मोल में क्या मोल है, अकेले है तो 1 मोल, तो 1 गुना n फैक्टर बताए इसका कितना लाया, प्लस बोलो क्या बता, ये भी एक ही गुना है पूरा 1, तो बताओ 1 मोल में 1 ही है, तो 1 गुना 2, तो 2 आए 1 3 आई गुना में भागा में, तो x इज इक्वल टू 3/5। इतना क्या आ गया KMnO4 मोल। मतलब तुमको न्यूमेरिकल को हर हाल में समझना पड़ेगा। यही हुआ देख लो टाइट्रेशन में कितना लोग ये आंसर लिख देगा, चॉइस में ये भी रहेगा 2/5, दूसरा 3/5, चौथा रहा 1/5, पांचवा डी नंबर में रहेगा नन दे देगा। 90% आदमी 2 क्या मार देगा, जबकि आंसर क्या होगा। मतलब हमारा कहना है कि ये ऑक्सीडाइज करेगा, तो जिसको जिसको ऑक्सीडाइज कर, अब कहा कि बेस रिएक्शन करेगा, तो जिससे जिससे रिएक्शन करेगा उसके मीन इक्विवेलेंट के प्लस सम के बराबर हो जाएगा। अब एक ही से करेगा तो एक ही के बराबर हो, उसमें दिक्कत क्या है। और जिससे नहीं करेगा तो उसका नहीं लिखेंगे, मुझे कहते में रह जाएगा कंटेनर में। है समझ में, इस तरह से मूर्ख बनाएगा। इतना आसान लगेगा, अरे यार इसका ग्राम इक्विवेलेंट इसका ग्राम इक्विवेलेंट कर लो, n फैक्टर Fe2 प्लस चार्ज तोड़ के बना लेता है। चलो लिखो तो गलत मेथड ही करो ना, ये से चलो हो गया लिखा हुआ। देखो ये सब ध्यान रखना कि सबको ये जिसको जिसको करेगा ऑक्सीडाइज उसके अनुसार बनाएंगे। अच्छा इसको कौन सी में कन्वर्ट कर रहा था, CO2 में। देखो भाई अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन देते, क्वेश्चन रहेगा कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ, ध्यान देना, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड to complete
complete neutralization of 2 mole H2C2O4, 2 mole NaHC2O4 and 2 moles of Na2C2O। ध्यान देना। देखो तुम सोचो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में ये तीनों है, ये तीनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या मिलाया गया? एसिड। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन एसिड हुआ, ऑक्जेलिक एसिड है ये H2C2O4, ऑक्जेलिक एसिड के साथ साल्ट है, इसमें ये सोडियम ऑक्जेलेट है। तुम सोचो जरा सा, दिमाग लगाओ, इसमें तो हाइड्रोजन है, एसिड है, इसमें भी हाइड्रोजन एसिड है, तो ये दोनों एसिडिक है, तो इसके द्वारा तो न्यूट्रलाइज होगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं, ये तो ना H है ना OH है, तो ये तो हो गया साल्ट। बोलो, और ये बेसिक साल्ट होता है, बेस नेचर का होता है। ये ध्यान रखना, हम यहाँ पे नोट पॉइंट में लिख देते हैं साइड में। ये ध्यान रखोगे कि सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम, चलो बाद में लिखाएगा यार, छोड़ो इसे, न्यूमेरिकल पहले देते हैं। तो ये साल्ट है। अब बताओ साल्ट उसके द्वारा न्यूट्रलाइज नहीं, और भी की बेसिक साल्ट है। एसिडिक साल्ट रहता तो एसिडिक साल्ट तो ये है, H है तो एसिडिक साल्ट हुआ, तो न्यूट्रलाइज हो रहा। इसका मतलब हुआ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैन नॉट न्यूट्रलाइज। बताओ किसको? न्यूट्रलाइज द Na2C2O4। हेंस सोल्व कर रहे क्वेश्चन। बताओ तो ई किसको किसको न्यूट्रलाइज किया? सिर्फ H2C2O4 को और NaH2O4। हाँ, तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो ग्राम इक्विवेलेंट किसका किसका होगा? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का प्लस ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम बाई ऑक्जेलेट NaHC2O4 का। अब लगा लो, मोल निकालना है तो मोल वाला, मोल इनटू एन फैक्टर, मोल नहीं मालूम तो एन फैक्टर इसका 2। चलो ये बताओ, 2 मोल दिया हुआ है, इसका 2 दिया हुआ था, ये 2 एन फैक्टर प्लस, बताओ इसका 2 गुना 1, 2 गुना 1, 2 गुना 4, 2 6, अब बटर 2, x बराबर यहाँ भी कितना हो? बहुत सारा लोग इसी को क्या कर लेगा, देखो तीनों को ऐड कर, याद रखना कि ग्राम इक्विवेलेंट CaOH का होल ट्वाइस, ग्राम इक्विवेलेंट H2C2O4 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट NaHC2O4 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट Na2C2O4। तो ये ध्यान रखना कि ये वाला जो है गलत है। क्यों? क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज करें तो ये मेथड गलत है कि नहीं? इन्हें समझना कि इसको काटे हैं, हम पूरा को काट दिए कि ऐसा लिखना सही। तो ये 2 को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो 2 को करेंगे। अब 15 कंटेनर में कंपोनेंट है तो 15 से थोड़ा कोई लेना देना है। जिसको वो न्यूट्रलाइज कर रहा है उसी का ग्राम इक्विवेलेंट नहीं इक्वल करेंगे, जो रिएक्शन करेगा उसी का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल। ग्राम इक्विवेलेंट कहो चाहे मिली इक्विवेलेंट कहो, वो तो कंडीशन पे है। आया समझ में? चलो लिखो जल्दी से इसको। देखो समझना पड़ेगा। समझना, देखो अगर ऐसा है, मान लो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन दे दिया कि मान लो कोई कंटेनर है, ठीक,
उस कंटेनर में 3 मोल FeC2O4 है और उसी कंटेनर में मिला हुआ है मिक्सचर है, उसी कंटेनर में मान लो कि 2 मोल FeC2O4 का होल थ्राइस है। इसका वैलेंसी ये और इसका वैलेंसी ये इन होता है, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोल दिया कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 required for complete न्यूट्रलाइजेशन नहीं, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन करेगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ION लिख देते हैं यहाँ पर, ऑक्सीडेशन ऑफ दिस मिक्सर। ध्यान सुनो, तुम सोचो जरा सा, इसको जब तुम तोड़ेगा, ध्यान से सुनो, Fe2 प्लस C2O4 होगा। इसको जब तुम तोड़ेगा Fe पे 3 और C2O4 यहाँ 2 लगा दो, गलत लिखा हुआ तो 2 माइनस, इसका वैलेंसी 2 इसका हो गया। अब ध्यान से सुनना, पहले आयरन जो है सोल्व कर रहे हैं, आयरन 2 कंडीशन में Fe2 प्लस और Fe3 प्लस, तो 2 से 3 में जा सकता है, 3 से 2 में नहीं। अच्छा, जब 2 से 3 से 2 भी जा सकता है, तो जब 2 से 3 में गया तो बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, और 3 से 2 में गया तो रिडक्शन। इसका काम क्या है? ऑक्सीडेशन कराना। तो ये 2 से 3 में ले जाएगा कि 3 से 2 में? 2 से 3 में। तो ये बताओ, 3 से 3 वाला तो कभी भी जाना चाहेगा तो 2 में, मतलब ये हमेशा रिडक्शन होना चाहेगा। तो क्या इसका काम है रिडक्शन करना? तो इससे तो इसको कोई लेना देना नहीं। तो KMnO4 किसको किसको ऑक्सीडाइज करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा कौन चीज में? 3+ में। और इसको कौन चीज में ऑक्सीडाइज करेगा? इसको कौन चीज में ऑक्सीडाइज करेगा? आया समझ में? बोलो, नहीं समझोगे नहीं बनेगा। ये ध्यान रखना, ये सब लिखा हुआ, ये तो हम सोल्व कर रहे थे, यहाँ पे बनाए हैं। क्वेश्चन तो इतने रहेगा, ये भी डिब्बा थोड़ा बनाया रहेगा। क्वेश्चन में तो लिखा रहेगा कि हाउ मेनी मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 3 मोल FeC2O4 एंड 2 मोल ऑफ Fe2C2O4 का होल थ्राइस। लिटरेचर में लिखा है, हम फिगर बना के बताएं। तुम सोचो, तो ये ऑक्सीडाइज जिसको करेगा उसी के ना ग्राम इक्विवेलेंट के सम के बराबर होगा। तब बताओ हमको पहले, ये ध्यान देना, क्या मोल है? 3 मोल। ना लिखा है, एक फार्मूला लिखिए, सिर्फ फार्मूला 1 मोल, तो 1 मोल में 1 मोल, तो 3 मोल में 3 मोल। ये कितना मोल? 3 मोल। ये भी कितना? 3। ध्यान रखना, एन फैक्टर निकाल लेंगे। यहाँ बोलो 2 में, ऐसे सोचो, एक ये पूरा फार्मूला लिखा तो 1 मोल, 1 मोल में ये ऑक्सीलेट कई मोल है? 3। तो 2 मोल में कई मोल है? 6। ये कितना मोल है यहाँ पर? 6 मोल है। पूरे मिक्सचर में हमको ये बताओ, ध्यान देना, तुम सोचो जरा सा कि ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 जो होगा वो ग्राम इक्विवेलेंट Fe3 प्लस या Fe2 प्लस? Fe2 प्लस। 3 को तो नहीं ना कर पाएगा ये। अब ग्राम इक्विवेलेंट C2O4 2-, तो यहाँ C2O4 2 माइनस जो है केवल इसका वाला कि इसका वाला कि दोनों वाला? दोनों वाला। तो यहाँ पे इसका मोल जो बैठाएंगे, मोल गुना इनफैक्ट टोटल मोल, तो यहाँ 6 मोल है, यहाँ 3 मोल, तो 9 मोल। बोलो, आ रहा समझ में? तो ये हमको बताओ कि KMnO4 का मोल X इंटू N फैक्टर तो जान ही रहा, 5 बता इसका भाई मोल, 3 मोल। सब चीज तो बता दिए। N फैक्टर बताओ, 3 माइनस 2 तो 1 ना, प्लस इसका N फैक्टर देखो, ये यहीं पे कर देते हैं +4, यहाँ पे +3, तो 4 में से 3 गया तो 1 इंटू 2। N फैक्टर तो बनाते बनाते याद हो जाना चाहिए।
चलो बता इसका मोल टोटल बताना। 9 टोटल लिख देते हैं, यहाँ से 3 मोल, यहाँ से 6 मोल, तो 3 + 6 यू मोल। इंटू एन फैक्टर बताओ 2। एन फैक्टर कितना? 2 चलो अब सोल्व करो। x बराबर 6 3 9 2 18 3 3 21 21/5। हाँ ये कौन सी में आएगा? ये कौन सी निकाले? मोल है, क्या निकाले अपना लोग? मोल के मोल में आएगा आंसर। ये देखो ये सब क्वेश्चन जेई मेन वगैरह, ये क्या कहते हैं मेडिकल वगैरह में बहुत आया है। लोग को लगता है कि ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 का इसका ग्राम इक्विवेलेंट प्लस इसका ग्राम, भाई इसको Fe3 को कहां से ले जाएगा Fe2 प्लस में? तो फिर रिडक्शन हो गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं। चलो लिखो जल्दी से। चलो देखो ये क्वेश्चन सबसे अलग है, इसलिए मैंने हम लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंट, क्या कि ऐसा भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है एग्जाम में। देखो वेट वगैरह से रिलेटेड है, कह रहा है कि 70 ग्राम HCl सैंपल, HCl का नमूना होगा, सैंपल होगा, क्या कह रहा 70 ग्राम, उसको डाइल्यूट किया गया। डाइल्यूट का मतलब पतला किया गया, तो वाटर मिलाया होगा। कितना वाटर? 1000। तो सॉल्यूशन तो हो गया 1000। 1000 वाटर मिलाओगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का? 1000। जितना पानी मिलाएंगे उतने ना होगा। अब कहता कि उस 1000 में से समझना 25 मिलीलीटर ऑफ दिस डाइल्यूटेड, मतलब ये जो 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन तुम बनाया उसमें से उसका 25 मिलीलीटर सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया कंप्लीट। मतलब या ऐसे समझो कि 25 मिलीलीटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना मिलीलीटर, इतना मोलरिटी वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जरूरत है। तो कहता बताओ ये जो 70 ग्राम HCl था, तो तुम सोचो ये बताओ ये क्या था? बेस की एसिड, ये बेस। तो ये जो सॉल्यूशन 25 मिलीलीटर तुम लाया वो किसका सॉल्यूशन था? HCl का। इसका मतलब ये किसको न्यूट्रलाइज किया होगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो बोल अब बताओ कि 70 ग्राम जो HCl है सॉल्यूशन में, क्या 70 का 70 इसके साथ न्यूट्रलाइज हो गया? तो अगर हो गया तो 70% प्योर था, लेकिन जो भी रिएक्शन होता है वो प्योर पार्ट के साथ होता है, इम्प्योर पार्ट के साथ। तो ऐसा क्वेश्चन में जरूर लिखा कि डिटरमाइन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ HCl। इसका मतलब HCl जितना ग्राम तुम लिया है वो पूरा का पूरा यूज नहीं होगा, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगा। तो कितना पार्ट यूज हुआ? जो यूज हुआ वही ना प्योर है। तो कितना प्योर हुआ? मान लो कि 5 ग्राम यूज हुआ, इसका मतलब प्योर 5 ग्राम था, तो 5 बटा टोटल। अब मैंने जितना प्योर था अगुना 100 परसेंटेज निकालना कहा तब, और नहीं कहा तो जितना रिएक्शन करेगा वही प्योर पार्ट हो जाएगा उसका। तो तुम ये सोचो जरा सा कि ये क्यों नहीं पता कर ले कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये जो पार्ट है 100 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मिलीलीटर सॉल्यूशन, तो ये जो इसका है ये कितना HCl को यूटिलाइज कर रहा है? जितना को करेगा वही प्योर हुआ। वो जब निकल जाएगा तो फिर परसेंटेज निकल जाएगा। तो पहले ही बताओ, जब भी निकालेंगे तो मोल से निकालेंगे, मोल निकल जाएगा तब वेट निकल जाएगा। तो तुम ऐसा करो कि कितना मोल ये न्यूट्रलाइज हुआ। तो तुम सोचो, हम लिख देते हैं कि इन 25 मिलीलीटर सॉल्यूशन, क्या मिलीलीटर सॉल्यूशन? 25 मिली। या फॉर 25 मिलीलीटर सॉल्यूशन, ये किसका सॉल्यूशन पता है ना? HCl का। ये लिख ही देते हैं HCl सॉल्यूशन। तुम दिमाग लगाओ, यहाँ पे जो होगा वॉल्यूम तो मिलीलीटर में है, तो मिली इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। तो चलो भाई, मिली इक्विवेलेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट HCl है ना इन 25 मिलीलीटर सॉल्यूशन। लिख दिए तो और अच्छा कि भाई ये जो मिली इक्विवेलेंट HCl का कितना मिलीलीटर में? हम 25 में निकाल रहे हैं, 1000 में नहीं, क्योंकि क्वेश्चन किसको न्यूट्रलाइज किया है? 25 को, क्योंकि ये वाला पार्ट 25 को कर रहा है, ना कि 1000 वाले को कर रहा है। तो अब यहाँ पे बताओ कि इसका मिली इक्विवेलेंट क्या होता है? मिली इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। क्वेश्चन में नॉर्मलिटी नहीं, क्या है? मोलरिटी। तब मोलरिटी इनटू n फैक्टर इनटू वॉल्यूम। तब मोलर लिख देते हैं एक बार, मोलरिटी इनटू
एन फैक्टर इनटू volume। वॉल्यूम, ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ये तो अपना लोग को नहीं पता है HCl का, 25 में पता नहीं ना है, बोलो नहीं। नहीं तो मिली को वायलेंट बराबर बैठा सकता है यहाँ पे मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इनटू, बोलो ऐसे लिखे, ऐसा नहीं तो कर लो, हाँ चल मोलरिटी लिख, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू इनटू वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम किसका, HCl इन क्या बता 25 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन 25 मिलीलीटर सॉल्यूशन। चलो मोलरिटी इसका डायरेक्ट बोलो, क्वेश्चन देखते हैं। 0.2 एन फैक्टर 2 वॉल्यूम इसी का 100 बोलो। बराबर इधर देखना इसका मोलरिटी HCl का क्वेश्चन में एक कहाँ दिया हुआ, देख नहीं दिया हुआ वॉल्यूम के बाद, वॉल्यूम तब मोलरिटी ना देला तो मोलरिटी कैसे तू बैठा देगा, निकालेगा मोलरिटी तब मोलरिटी निकाल अच्छा एन फैक्टर 1, एन फैक्टर क्या 1 हो जाएगा। अब वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम तो 25 चलो तब मोलरिटी इनटू एन फैक्टर बोलो इसका एक एक, वॉल्यूम बोलो 25, यहाँ भाई 25 और 100 कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 1.6 नहीं 1 पॉइंट कितना 6 6, तो ये 4 चौका 2 दूना 4 4 चौका 16, तो मोलरिटी आ गया, ये किसका आया HCl का कितना, 1.6 हमको मोलरिटी निकालना था कि वेट निकालना था, एक निकाल तब मोलरिटी से तुम सोचो वेट कैसे निकलेगा, तब मोलरिटी बराबर होता है मोल बटा वॉल्यूम, बोलो ये वॉल्यूम कौन चीज में, मिलीलीटर लीटर में, मिली मोल लिखते तब ना होता, मोल बटा वॉल्यूम कौन चीज में होता है, लीटर में। अब बताओ ये किसका लिख रहे हैं पता है, HCl का HCl का बराबर 1.6, इससे मोल निकल जाएगा कि नहीं, अच्छा ये जो वॉल्यूम है ये लीटर में यहाँ पे लीटर में कितना, एक 25 मिलीलीटर भाई ये मोलरिटी तुम निकाला 1000 वाला में, नहीं 25 तो 25 में बैठाओगे, लेकिन वो 25 है मिलीलीटर में, उसको है तब भाई यहाँ पे 1000 गुना कर दोगे तो वॉल्यूम हो मिलीलीटर जाएगा कि नहीं मिलीलीटर में, तो इसको ऐसे कर दो, मोल गुना 1000 अब बटा दिमाग लगाना पड़ेगा, बटा वॉल्यूम इन तो बताओ यहाँ पे क्या लगाते हैं, मोल गुना 1000 तो मोल इंटू 1000 बटा वॉल्यूम मिलीलीटर मिलीलीटर में, और ये टोटल किसका है HCl का, तो सोल्व करो अभी, देखो सोल्व करते हैं इधर, ध्यान देना, मोल तो हमको नहीं मालूम है, मोल निकल जाएगा इंटू 1000 हो जाएगा तो वॉल्यूम कितना भाई बताओ 25 अब 1 पॉइंट कितना, 6 ये 40 बार में कट गया, 40 नीचे चला जाएगा, तो मोल 1.6 बाई 40 हो जाएगा, बोलो 4 चौका 16, 0.04 बोलो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना 04 0 क्या कि 0 और नीचे आएगा 4 सही किए है ना, 24 कहीं गलत तो नहीं ना हुआ, ये क्या आ गया, रहने दो इसको। अच्छा ये बताओ ये कितना में आया मोल, एक क्या है मिलीलीटर में मोल आया है, 25 मिलीलीटर और सॉल्यूशन कितना था, 1000 क्योंकि 70 ग्राम कौन चीज में मिलाया गया, 1000 तो तुम सोचो जरा सा, ये वेट ऐसा सोचो कि ये 25 में इतना मोल है 25 मिलीलीटर में 1.6 बटा 40 मोल हो गया, तो एक में कितना हो जाएगा 1.6 40 इंटू 25 हो जाएगा, बोलो तो 1000 में कितना आएगा 1/25 में होगा हाँ 1/25, तो 1000 में कितना 1000 से गुना करें। लंबा ज्यादा हो गया, 40 इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ वहीं पर तो ठीक रहता, 40 रहेगा 1.6 ही आएगा फिर कितना आ जाएगा 1.6
1.6 ही आ 1.6 आ गया। आया? ये क्या आया इसका? मोल है। तो वेट बताओ HCl का। ये 1.6 इंटू मोल गुना फार्मूला वेट। HCl का फार्मूला वेट बताओ जल्दी से। 36.5 साढ़े कितना? ये इतना क्या आया? ग्राम। आप बताओ परसेंटेज प्यूरिटी। कर लो ना गुना उसको। 36.365 गुना 16 करो, जल्दी से करो, करो जल्दी। कितना आ रहा है? 40। कितना आया बता? 58.4 आ जाएगा। 40 आ रहा ना, तो 2 अंक के बाद डिजिट। इतना क्या आया? आप ध्यान से सुनो, ये मोल निकाल लिए, मोल निकालने के बाद फिर घूर फिर के वहां जो आ जाए, ऐसा नहीं कि जितना वहां आया है मोलरिटी उतना ही आ जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। सोल्व करना ही पड़ेगा। मोल इंटू 1000/25 की वॉल्यूम, इधर 1.6 करते गए मोलरिटी, मोल निकालिए, मोल निकाले तो ये जो मोल आया वो 25 मिलीलीटर में, तो 1000 में इतना मोल आ गया, इसलिए वेट निकाल लिए। वेट निकाले कितना? 58 पॉइंट कितना? 4 ग्राम। अब 58.4 ग्राम जब निकल गया, इसका मतलब 70 ग्राम था, उसमें से इतना ही ग्राम HCl रिएक्शन न्यूट्रलाइज हुआ। तो बताओ प्यूरिटी कितना हुआ? तो प्यूरिटी बराबर क्या हो जाएगा? देखो इधर लिख लिया ये। चलो देखो यहाँ पर, तब प्यूरिटी कैसे निकालेंगे? तब प्यूरिटी इसको एक और मेथड से बताएंगे, पहले प्यूरिटी निकालते हैं। तो परसेंटेज प्यूरिटी, तो परसेंटेज प्यूरिटी बराबर क्या आ जाएगा? जो वेट है 58.4/70 इंटू कितना आ जाएगा? ये परसेंटेज में आंसर, कौन सी में आंसर हुआ? आया समझ में? भाई परसेंटेज प्यूरिटी का कभी भी कह दे तो तुम ध्यान रखना कि जो पार्ट रिएक्शन करेगा वही पार्ट प्योर, तो जो पार्ट रिएक्शन किया वो प्योर हो गया, तो उतना बटा टोटल है इंटू 100 कर देंगे। देखो इसको एक और तरीका से बना सकते थे, मिटा दे इसको। देखो अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर दूसरा मेथड है इसका। देखो हम लोग जो ये वेट वगैरह निकाले, ध्यान देना। देखो डायरेक्ट ये ग्राम इक्विवेलेंट लिख देते फॉर 25 मिली। अदर मेथड है ना, फिर से सोल्व करें, ये मेथड भी तुम लगा सकते। फॉर यहाँ पे लिख देते हैं अदर मेथड। देखो इसका मिली इक्विवेलेंट और यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताओ? बोलो किसका? HCl इन 25 मिलीलीटर सॉल्यूशन। 25 मिलीलीटर। चलो इसका मिली इक्विवेलेंट बताओ। पहले मिली इक्विवेलेंट ही निकाल लेते, कोई कहानी वहां नहीं करना। चलो बताओ मिली इक्विवेलेंट। इसका तो दिया हुआ है इसलिए निकाल रहे हैं। इसका क्या क्या दिया हुआ? तो मोलरिटी 0.2 इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर, पहले n फैक्टर 2 and 200 इज इक्वल हो गया मिली इक्विवेलेंट HCl इन 25 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ध्यान सुनो, नीचे 2 दूना 4, 10 10 कर 40। इसका मतलब आ गया मिली इक्विवेलेंट HCl का 40। मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इन 25 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना है? 40। बोलो ये मिली इक्विवेलेंट 40 जो आया HCl का वो कै मिलीलीटर? 25 मिलीलीटर में। तो तुम 1000 मिलीलीटर में निकाल लो ना मिली इक्विवेलेंट। बोलो तो मिली इक्विवेलेंट HCl इन 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। देखो 25 में 40 था, एक में 40 बटा 25 गुना 1000, तो ये आ जाएगा 2500 1600 आ जाएगा भाई। बोलो ये मिली इक्विवेलेंट आया। अब मिली इक्विवेलेंट से तुम इसका मोल निकाल लो, चाहे डेट निकाल लो,
बेट तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज प्योरिटी तो अपना जो रिएक्शन किया वो बेट बाय टोटल इनटू 100। तो बेट अब तुम सोचो कि मिली इक्विवेलेंट जब मालूम है तो बेट कैसे निकालेंगे। तो देख अब यहाँ पे कुछ फार्मूला, मिली इक्विवेलेंट बराबर होता है, ध्यान देना, मिली इक्विवेलेंट बराबर बहुत सारा फार्मूला होता है। फार्मूला होता है टीआर इज इक्वल टू, फार्मूला होता है मिली इक्विवेलेंट का नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर, बताए थे। इसी का फॉर्मूला नॉर्मलिटी बराबर होता है, ऐसा भी लगा सकता था, मिली इक्विवेलेंट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000। 1000 से गुना किए तो ग्राम इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट बोलते हैं। आप बताओ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मोल इनटू एन फैक्टर इनटू 1000 हो जाएगा। और मिली इक्विवेलेंट तुमने निकाला हुआ है, तो ये फार्मूला लगाओगे तो जो बेहतर की ये लगाओगे, जो बेहतर की ये लगाओगे, इससे मोल निकल जाएगा, मोल से बेट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो आया ये मिली इक्विवेलेंट, तो मिली इक्विवेलेंट बराबर लगा देते हैं मोल इनटू एन फैक्टर इनटू, बोलो जल्दी से, 1000 इज इक्वल टू 1600। देखो ना फिर घूर फिर के वहीं पहुंच जाएगा, मोल निकल जाएगा। ये किसका लिख रहे हैं अपना, तो 2 जीरो कट जाएगा इससे, तो 1.6 आ जाएगा। यहाँ पे एन फैक्टर HCl का 1 नहीं होता है, अरे HCl का एन फैक्टर कितना होता है, तो मोल ऑफ HCl जो आया, अब ये निकाल रहे हो कौन चीज में निकाल रहे हो, 1000, तो ये जो आएगा 1 पॉइंट कितना 6 इतना मोल आया। अब बेट निकाल, ये तो फार्मूला था, इसको अलग करना। इसलिए अब बताओ बेट ऑफ HCl कितना है, मोल इनटू फार्मूला बेट, मोल कितना, अब फार्मूला बेट इसका कितना 36.5, तो 58 पॉइंट कितना, अभी लाया है, मल्टीप्लाई किया था, तो बेट आ गया कि नहीं, इसका इतना बेट यूज हुआ, इतना रिएक्शन करेगा। इसमें थोड़ा लगा कि छोटा टाइप का बन गया, लाए तो वही से घुमा फिरा के। तो आप बताओ परसेंटेज प्योरिटी, तब परसेंटेज प्योरिटी बराबर क्या जाएगा, जो पार्ट प्योर था बाय टोटल गुना 100, इतना परसेंटेज नहीं हो जाएगा, बोलो अब तो समझ में आया होगा कि अभी भी नहीं समझ में आया भाई, इसमें कहाँ पे अच्छा मान लो यहीं पे मोल के जगह पे बेट बटा फार्मूला बेट लिख देते थे, तो वहां से बेट डायरेक्ट निकल जाता, यहाँ बेट बटा फार्मूला बेट, तो फार्मूला बेट फिर से गुना बेट निकल जाता, अरे वही घूर फिर के आएगा, समझा। जिसका जितना जल्दी दिमाग काम करेगा उतना जल्दी बना ले, आ गया समझ में, लिख लोगे, चलो तो देखो भाई, लिखेगा तो लिखो इसका ठीक है। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन तो लिखा हुआ था ना, तो एसिड बेस टाइट्रेशन में इसी टाइप से क्वेश्चन आता है, समझा क्या बोले जो, मैंने एसिड का दिया रहेगा बेस का, हाँ बशर्ते ये भी ध्यान रखना है कभी कभी ऑक्सीडेशन की वो ऑक्सीडाइज किया तो किसको ऑक्सीडाइज किया, ये सब भी देखना पड़ता है समझ में। तो ये सब अब एसिड बेस टाइट्रेशन खत्म, उसके बाद हम बताए थे तुम लोग को कि अब अपना लोग पढ़ेंगे बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन, एसिड बेस रिएक्शन टाइट्रेशन के बाद क्या पढ़ेंगे, बैक टाइट्रेशन। आज समझ में ठीक, तो इसके बाद वाला लेक्चर में बैक टाइट्रेशन पढ़ेंगे। चलो।